हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे बात करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th मैथ की तैयारी करते हैं और उनका एग्जाम 2025 के अंदर होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, फिर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुणनखंड शब्द क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी अगर संख्या है तो वो जितने छोटे छोटे भागों में या कोई अलग संख्याओं से जो गुणे में लिखी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 2 इसके क्या है, एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से मान लो 12 लिखा है तो 12 को आप क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, गुणे में 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनके गुणनखंड हो जाते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा का अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पे लिखा था, लेकिन इस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुणनखंड के साथ में यहाँ पे भी 2 अर्थात जो 4 लिखा है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 8 की बात करें तो 8 के टोटल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 12 में जो 4 लिखा है, 4 को आप क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, ये 12 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 2 है 2 है 3 है या 2 है 2 है 2। यहाँ पे अब ये 2 को आप पुनः किसी दूसरे गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते, अर्थात आप 2 को किसी ऐसी संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ये जो गुणनखंड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यही अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं 156 के, और 156 के आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल से करने के यहाँ पे सबसे पहले आपको 156 लिखना होता है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको सबसे छोटी संख्या लेनी होती है, उससे भाग देना होता है। जैसे कि मैं सबसे छोटी संख्या 2 से अगर भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पुनः जाना है और सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, तो 2 3 6, दोनों क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से भाग देंगे। तो 3 से यहाँ पे भाग देंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो अब यहाँ पे 13 से लिखेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिखने की, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 156 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 156 के ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकल आते हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम अगर और चेंजेस करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्या है, 2 बार आया है, और हम एक फार्मूला जानते हैं, जब भी कोई चीज अगर आपस में इस प्रकार से गुणे में लिखी है तो आप इसको इस प्रकार से घात के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे a गुणे a बराबर क्या है, a की पावर 2 हो जाएगा। इसी के अनुसार यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा यहाँ पे 3, गुणे में हो जाएगा 13। यहाँ पे ये 156 के बराबर आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारा आ चुका है यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए में तो ये दिया नहीं गया इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखेंगे दिया गया इसलिए सही हो जाएगा, और यहाँ पे आपके ऑप्शन जो सी डी और ए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पे दिया गया है। यदि 65 और 117 के HCF को 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो आपको यहाँ पे m का मान बताना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि HCF होता क्या है। HCF का मतलब होता है कि कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, वह उसका HCF कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि HCF क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 4 संख्या है और यहाँ हमसे 6 और 4 ये 2 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप भाग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको हम 2 से भाग दें, इसको भी 2 से भाग दें, तो यहाँ पे क्या ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अर्थात यहाँ पे अगर हम इसके HCF की बात करें 6,4 का, तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखें 2, क्योंकि 2 से दोनों संख्या विभाजित हो जाती है। वहीं पे 3 से ये विभाजित होगी 6, लेकिन 4 नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 65 और 117 का HCF निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या 65 के आभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। तो 65 के आभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 65 को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, और 13 को यहाँ से 13 एक कम 13, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है 65 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 13, अर्थात 13 पंजे 65। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। फिर से हम क्या करते हैं, एक बार इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 पंजे लिखना था, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। तो 65 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 5 लिखेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अर्थात 65 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 13 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 117 जो दिया गया है, 117 को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे। तो 117 के यहाँ पे गुणनखंड आप देखेंगे क्या होंगे, सबसे पहले 3 से भाग दिया जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा। फिर से 3 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, इस प्रकार से 33 आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि 65 और 117 के HCF को 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो यहाँ पे आपका M का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HCF होता क्या है और कैसे दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम पहले के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो हमारे पास 6 है और यहाँ पे 4 है। अब अगर आपसे पूछा जाए इनका HCF क्या होगा, HCF की अगर हम बात करें तो HCF अर्थात तो मासा वह छोटी से छोटी संख्या होती जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती, उसे हम क्या कहते हैं, HCF अर्थात मासा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 6 को क्या करते हैं, अगर भाग देते हैं 2 से, वहीं पे 4 को भी 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णतः ये इसको विभाजित कर देगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इसको विभाजित कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये पूर्णतः विभाजित होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम HCF की बात करें तो यहाँ पे HCF किसका 6 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमें HCF निकालना पड़ेगा 65 और 117 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 65 के आभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या पहले 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे 15, 13 पंजे 65 हो जाएगा। फिर यहाँ से 13 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 65 बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा वाला यहाँ पे संख्या दी गई है आपको 117 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या 3 तिया 9, 3 9 27 हो जाएगा। फिर से अगर 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हम चाहें तो 117 के आभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये इतनी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे HCF जब भी लिखने की बात की जाए, जैसे कि HCF यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं तो HCF कैसे लिखते हैं, देखो सिंपल इसमें लिखने का आसान तरीका ये होता है कि पहले क्या करो, यहाँ पे HCF लिख दो, फिर इसके बाद जो संख्या है उनको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। ये तो लिखने का तरीका है। अब निकालते कैसे हैं इसको ध्यान दो। देखो जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही HCF होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 13 मिल रहा है, ये भी 13 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक निकल आता है। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि M का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे HCF
दिया गया है 65m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 65m और इनका HCF। तो यहाँ पे हम पहले एक बार ये वाला फार्मूला यही लिखते हैं। तो HCF 13 65 का 13 दिया गया और ये किस रूप में दिया गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 13 बराबर क्या हो जाएगा 65m माइनस 117। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 117 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर 65m। तो यहाँ से 13 और 17 जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा 130 बराबर 65m। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा आपका 130 बटे 65, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका m बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को मैच करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका ये दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कैसा रूप होता है, तो यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन p प्लस 1, 2p प्लस 1, अर्थात यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। या तो आप यहाँ पे डेरिवेशन कर लें कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर ले रख के कि किसमें आपका करेक्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक p दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। और ये धनात्मक पूर्णांक है, इसके अंदर आपको सम संख्याएं भी देखने को मिलेंगी, विषम संख्याएं भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑप्शन 1 पे। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका दिया गया है p। तो यहाँ पे p के जगह पर अगर सेम यही चीजें आप रख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती जो कि 2 से पूर्णतः क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि मैं इधर आपको लिख देता हूं, तो यहाँ पे सम संख्या जैसे कि 2 4 6 8 10। ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि 3 5 7 9 11, इस प्रकार से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती 2 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें सम विषम संख्याएं दोनों आती हैं, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक का आपका जो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर दूसरे पे आते हैं। दूसरे को देखते हैं कैसे इसका होगा। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दिया है p प्लस 1। p प्लस 1 का मतलब हर बार एक इसमें जुड़ेगा। जैसे 1 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 में जब 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 में जब 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4, अर्थात 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप पुनः देख रहे हैं कि सभी में क्या है, सम विषम संख्याएं आती हैं, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन अब हम बात करते हैं सी पे। सी में क्या दिया है, देखो सिंपल सा, सी में दिया है 2p। 2p का मतलब हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना, अर्थात 2 में 2 से गुणा होगी तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा होगी 4 होगा, 2 में 3 से गुणा होगी 6 होगा, इसी प्रकार से 6 आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर बार क्या है, प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पे संख्याएं आपको सम संख्याएं प्राप्त होती हैं, लेकिन हमें विषम प्राप्त करना था, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचता है यहाँ पे ऑप्शन आपका लास्ट का, जो कि यहाँ पे हमारा डी नंबर में क्या दिया गया है 2p प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 8 10 प्राप्त होगा, उसमें एक जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, देखो 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपको प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, विषम संख्याएं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो लास्ट का ऑप्शन है डी वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, और ये एग्जामिनेशन आपके 2021, 22, 23 के अंदर पूछा भी जा चुका है। और हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे मैंने पहले क्या माना था, p मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि 1 2 3
4 5 6 7 इस प्रकार से कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे हर बार आपको ऑप्शन चेक करना होगा। जैसे ऑप्शन ए से देखेंगे तो एक घट के आएगा था, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 इस प्रकार से आएगा। तो ये तो सम है नहीं, इसलिए ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर आती है बात बी नंबर पे। बी में क्या दिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिया गया है q+1 दिया गया है। अर्थात यहाँ पे हर बार क्या है, 1 बढ़ जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6। ये भी क्या है, एक पूर्णांक तरीके का इसमें सम विषम संख्या आती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाले ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है 2q का मतलब हर बार 2 से गुणा करना है, अर्थात क्या है 2 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पे आपका 8 प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा, और ये देखें आपको सम प्राप्त होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, 2q+1 दिया, अर्थात 2 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, अर्थात क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे फिर आपका 6 7 होगा, फिर 8 9 हो जाएगा, इस प्रकार से। और ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये विषम संख्याओं का पूर्णांक है, अर्थात विषम संख्या यहाँ पे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है कि यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB² और यहाँ पे Q बराबर AQB दिया गया है, जबकि A, P अभाज्य संख्या है, तब आपको यहाँ पे एलसीएम बताना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है वह ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती, वह उनका लासा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने 6 ले लिया और 4 ले लिया। अब अगर इसके हम लासा की बात करें तो यहाँ पे मान लो इसको पहले आपको क्या करना पड़ता है, इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लासा निकालना है तो लासा बहुत आसानी से ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 4। अब यहाँ पे आपको लासा लिखते समय ध्यान रखना है कि जो दोनों में मिल जाए वो लिखो। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इसमें मिल रहा है और ये भी इसमें मिल रहा है, जो ना मिले उसको भी लिखो। जैसे कि यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा था, 2 नहीं मिल रहा था, अर्थात 2 × 2 यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 12 आपका दिया गया, ये प्रत्येक संख्या से 6 और 4 से विभाजित है। जैसे कि 12 बटे अगर आप 6 करते हैं तो भी यहाँ पे आप देखेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 बटे अगर 4 करते हैं तो भी यहाँ पे आप देखेंगे 4 3 क्या होता है, 12 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 ऐसी संख्या है जो 6 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसलिए 12 यहाँ पे जो है लासा हो जाएगा 6 और 4 का। अब हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे भी किया जा सकता है। ये तो मैंने समझा दिया लासा के विषय में। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया, सबसे पहले यहाँ पे आपको P लिखना होगा। P बराबर क्या दिया गया है, A और B। यहाँ पे हम थोड़ा इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, A × B, यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब B 2 बार आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे Q दिया गया है, Q को हम क्या करते हैं, A³ यहाँ पे B लिखा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, A को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है B। अब यहाँ पे बात आती है इनके लासा की। लासा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लासा का मतलब एलसीएम। तो यहाँ पे P और Q का लासा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो दोनों में मिल जाए मैंने अभी बताया। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों में क्या है, A मिल गया, इसको यहाँ पे पहले लिख लो। इसके बाद जो यहाँ पे आप देखेंगे एक B मिल जाएगा, इसको भी यहाँ पे लिख लो, अर्थात यहाँ पे B हो जाएगा। अब जो नहीं मिला उसको लिख लो, जैसे कि यहाँ पे B एक यहाँ वाला ये बच जाता है, इसके बाद ये 2 A बच जाते हैं, अर्थात A × A। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, अर्थात तो आसान तरीके से लिखना चाहें तो पहले A वाले एक पास कर दो, A × A। यहाँ पे आप देखेंगे A 3 बार आता है और B कितनी बार आता है, 2 बार। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि एक वेल नोन फार्मूला हमारा होता है, अगर कोई भी चीज आपस में मल्टीप्लाई करके लिखी गई है, जैसे कि अगर A को 3 बार आपस में आप गुणा करके लिखते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, A³ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे B 2 बार लिखा है आपस में गुणा करके, तो आप B² कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, b की पावर 2 कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम क्या प्राप्त होता है, a की पावर 3 और b की पावर 2 प्राप्त होता है, जो कि भाषा। और यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन केवल ये वाला देखने को मिलेगा सही, जो कि हमारे आंसर से मैच करता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया है यदि a बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 और b बराबर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5, तब यहाँ पे HCF ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि अभी मैंने किया था वैसा ही है। तो यहाँ पे देखते हैं HCF कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो a दिया गया है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। a बराबर कितना दिया है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, ये है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग यहाँ पे गुणे में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2 को क्या 2 बार लिखना है, इस प्रकार से हम 2 बार लिखते हैं। 3 को कितनी बार लिखना होगा, 3 को यहाँ पे 3 बार लिखना होगा, 3 को हम यहाँ पे क्या है 3 बार लिख देते हैं। और 5 को यहाँ पे कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 हो गया। अब इसी प्रकार से b बराबर लिखेंगे, तो b वाला यहाँ पे कितना दिया है, देखो b बराबर दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना होगा, ऐसे लिखना है। तो 2 को पहले हम 3 बार लिख देते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे 3 को हम 2 बार लिख देते हैं, और 5 एक के बार दिया है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख लिया। अब यहाँ पे आपको जब HCF लिखना है, HCF किसका, A और B का। अब देखो HCF में क्या किया जाता है, इसमें हम समझते हैं। देखो जब भी कभी HCF निकालो तो आपको सबसे पहले जो दोनों में मिल जाए उसी को कॉमन लेना है। जैसे कि ये 2 मिल गया दोनों में, 2 को लिख लेते हैं। ये वाला 2 देखोगे दोनों में मिल रहा होगा, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3 में, क्योंकि 2 मिल रहा है आप 3 पे आते हैं। तो एक यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 इससे मिल जाएगा, ये अर्थात ये 3 के 2 जोड़े यहाँ पे मिल जाएंगे, अर्थात 3 गुणे 3 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें तो 5 भी यहाँ पे आप देखने मिल रहा होगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी को आपस में गुणा कर देना है, अर्थात 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 कितना होता है, आप देख सकते हैं 36 36 पंजे 180। या आप यहाँ पे थोड़ा सा और आसान लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 180, जो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर यहाँ पे आपका मैच कर जाता है बी वाले से, इसलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है लासा 132 288 का 3168 है, तो इनका आपको मासा ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। माना यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास अगर 2 संख्याएं हैं। माना अगर जब भी कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो माना a और b क्या है, 2 संख्याएं हैं। ठीक, हम यहाँ पे 2 संख्याओं पे बात करते हैं। तो यहाँ पे माना a और b क्या है, 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इनके अगर हम मासा की बात करें, क्या करें, इनके मासा की बात करें तो मासा a और b का मान लो यहाँ पे सपोज करो क्या है, मासा को हम m से लिख लेते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम इनके लासा की बात करें, मान लो इनका लासा कितना दिया है a, और b का मान लो इसको हम लासा को l से लिख देते हैं। तो एक यहाँ पे वेल नोन फार्मूला होता है, जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है। वो क्या कहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मासा गुणे लासा। ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। अब इसी फार्मूले से अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मासा निकालना है। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे b बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सभी मान यहाँ पे रख देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, a का मान यहाँ पे मान लो पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या यहाँ पे 288 है। इसके बाद यहाँ पे इनका लासा कितना दिया है, 3168, ये हुआ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई अर्थात यहाँ से फैक्टर रूप में करना होगा, सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट इसका जो है मासा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 12। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आपका डी वाले से मैच कर जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो कि दिया गया है नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सह आभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम समझते हैं। सह आभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं अगर उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सह आभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरे शब्दों में दो संख्याओं का अगर मासा यहाँ पे एक निकल के आए तो उससे भी हम क्या कहते हैं, सह आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं, सह आभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक, सह आभाज्य संख्या। तो यहाँ पे मान लो सह आभाज्य संख्या, माना यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो संख्या है। माना ए और बी क्या है, दो संख्या है। ठीक, तो दो संख्या है सहआभाज्य कब कहलाएंगे, जब इनका यहाँ पे HCF अगर हम निकालने की बात करेंगे, क्या निकालेंगे, HCF। HCF का मतलब होता है मासा, और ए बी का अगर मासा एक आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ए बी क्या होंगे, सह आभाज्य संख्या होंगे, सह आभाज्य संख्या कहलाते हैं। ये हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सब चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन ए वाले में हम अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, 14 और 35 दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे यहाँ पे संख्या जो कि 14 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 दोनों को विभाजित करते था, 7 जो इसको भी इसको, इसलिए यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं बी नंबर पे। बी नंबर पे क्या दिया, 18 दिया है और 25 दिया है। 18 और 25 में आप अगर देखेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, तो इसलिए इसका यहाँ पे मासा अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सी नंबर पे। सी नंबर पे क्या दिया है, 31 दिया है और 93 दिया है। यहाँ पे अगर आप इसको भी 3 से भाग देते हैं, इसको भी 3 से, सॉरी इसको 31 से भाग देंगे, इसको 31 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है, गलत ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है, डी में कह रहा था कि 32 और 62। अब यहाँ पे देखो 32 को भी आप 2 से भाग दे सकते हैं, इसको भी 2 से भाग दे सकते हैं, तो ये भी क्या है, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका केवल और केवल यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है संख्या 144 के आभाज्य गुणनखंड में आभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे आपको पहले आभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, जो आभाज्य गुणनखंड आते हैं उनकी घातें जो बनेंगी उनका योगफल ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि आभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं 144 के। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और यहाँ पे 144 है। 144 को आपको सेम ऐसे एक बार लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है, 2 से भाग देंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। अब यहाँ से फिर से 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 36 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे, 2 9 18। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 से तो विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी संख्या लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम चाहें तो 144 को क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान से। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आए, 4 बार, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखना है। और 3 कितनी बार आया, 2, तो यहाँ पे 3 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे को फार्मूले के रूप में अगर देखना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 को कितनी बार लिखा गया है गुणे में, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 की घात यहाँ पे 4 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे 3 गुणे 3 2 बार लिखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 के बराबर 2 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे घातों का योग पूछा गया था, क्या पूछा गया था, घातों का योग क्या होगा, बहुत है, घातों का योग। तो यहाँ पे घातों का योग आपको लिखना है, इसको यहाँ के लेते हैं।
तो घातों का योग बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखो घात क्या दी गई है, 2 की घात कितनी है 4 दिया गया है, 3 की घात कितनी दी 2 दी गई है। तो यहाँ पे हल करेंगे क्या आ जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला करेक्ट दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है जो कि 2022 और 23 के अंदर पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ पे आज का लास्ट का क्वेश्चन जो हमारे होने वाला है उस पर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है अगर एक शून्येतर कोई परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो उनका आपस में गुणा किया जाएगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपके जो लास्ट का ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा क्योंकि हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। वहां पे कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिटेल से उनका एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।